यस सर। हेलो। हाय सर, कैसे हो? यस। हाँ जी, बस एंटर किया ही है, मैं फटाफट से घर पे आया, क्लास ही ओपन करी, थोड़ा सा फंस गया था। एक सेकंड रुकना। ओके, कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? सर, इंटरनल लिंकिंग तक। वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग तक, राइट? हाँ जी। चलो ठीक है। अच्छा, कोई नोट डाउन कर रहा है सारी एक्टिविटी? तो मुझे एक एक करके यस बता सर। दो कि क्या क्या होगा। देखो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, मेरे को बताते रहना। सबसे पहले जो हमने करा था एक रिवीजन की हो जाएगी, W3C वैलिडेटर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर हम लोगों ने करा था URL स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद हमने शायद थर्ड नंबर पे किया होगा ओपन लिंक चेकर, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमने डायरेक्शन सीखा होगा और 404, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे robots .txt सीखा होगा, और उसके बाद छठे नंबर पे मैंने यहाँ पे साइट मैप हमने देखा होगा, ठीक है। एंड कितना हो गया, साइट मैप हो गया। साइट मैप के बाद फिर हमने डिस्ट्रिक्ट। हेडिंग टैग देखा, ठीक है। और इसके अलावा मेटा टैग क्रिएशन हमने देखी, ठीक है। मेटा आइटम ड्रॉप इसके अंदर हमने देखा, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे 2G टैग भी देखा, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे कैनोनिकल भी कर लिया है, इमेज एंड ऑल टैग भी होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इमेज एंड ऑल टैग इसके अंदर किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अभी मुझे और क्या किया था, और चेक करो एक बार और क्या हुआ है। वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग हो गया, ये भी हो गया। और बताओ इसके अलावा और क्या किया, बताओ फटाफट से चेक करो। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ये हो ही गया, आज हम इसको ख़त्म कर देंगे ऑन पेज पूरी तरीके से। बाकी की अब सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ रह गई हैं। देखो इसके अलावा और कुछ हुआ है तो मेरे को चेक करके बताओ, अपडेट करवा दो।
बताओ भाई। ये सर सब हो गया है। इसके अलावा कुछ ऐसा जो मैंने अपडेट नहीं किया, मैं वो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं। क्लियर है, मतलब ये सारे टॉपिक्स मतलब उसमें हो गए ना। हाँ जी सर। ठीक है। चलो, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके अंदर जो है हम कुछ और एक्टिविटीज़, अब बाकी की सब छोटी मोटी एक्टिविटी, जैसे कि कंटेंट डुप्लीकेसी। ठीक है, कंटेंट डुप्लीकेसी। अब कंटेंट डुप्लीकेसी के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है वेबसाइट के अंदर जो है हम डुप्लीकेसी चेक करते हैं। मतलब कि जो हमारी वेबसाइट है उसके अंदर ना कंटेंट डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी पर्सन ने ऑलरेडी कोई कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो कंटेंट जो है आपकी वेबसाइट में नहीं डाला होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि कंटेंट डुप्लीकेसी बिल्कुल भी इसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि गूगल के बॉट्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं। देखो, अगर सपोज करो आपने किसी दूसरी वेबसाइट से कंटेंट डुप्लीकेट किया है, तो गूगल का बॉट उस वेबसाइट पे जाके ऑलरेडी कंटेंट उसका पढ़ के आ चुका है, तो यहाँ के भी वो इजीली आपकी कंटेंट को पकड़ लेगा कि भैया आपने कंटेंट खुद से लिखा है या फिर आपने कंटेंट जो है किसी दूसरी वेबसाइट से कॉपी किया है। तो डुप्लीकेसी का मतलब ये होता है कि आपने कहीं दूसरी वेबसाइट से तो कॉपी नहीं किया हुआ कंटेंट। ठीक है, तो अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करते हो तो भाई फिर तो भूल जाओ कि आपकी कभी वेबसाइट रैंक होगी। ठीक है, ये तो सबसे पहला ही रूल है कि कंटेंट डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट पे डुप्लीकेसी है कि नहीं है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे 20% प्लेगरिज्म एक्सेप्टेड होता है। मतलब एक वेबसाइट है, अगर उसका पूरा कंटेंट में चेक करूँ और 20% प्लेगरिज्म मिल रहा है, प्लेगरिज्म का मतलब कि डुप्लीकेसी मिल रही है, तो ठीक है। लेकिन अगर 20% से ज़्यादा डुप्लीकेसी अगर उस वेबसाइट में है, दैट मीन्स की कंटेंट चेंज करने का वक्त आ गया है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हर देखो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारा कंटेंट 100% फ्लैग फ्री हो। बट क्योंकि कितना कंटेंट लिखेगा एक वेबसाइट पे, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लाखों वेबसाइटें बनी हुई हैं, है ना, तो सारा का सारा कंटेंट यूनिक निकालना तो बहुत टफ हो जाता है। तो इसलिए वो 20% प्लेगरिज्म जो है वो करने देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चेक कैसे करेंगे प्लेगरिज्म की हमारी वेबसाइट पे? तो उसके लिए एक टूल आता है क्यूटेक्स्ट। टेक्स्ट टेक्स्ट क्यूटेक्स्ट ये रहा। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, आप किसी भी जैसे कंटेंट डुप्लीकेसी के लिए डुप्ली चेकर हो गया, सर आपकी ओरिजिनलिटी। स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओ एक सेकंड, मैं थोड़ा सा लंच भी कर रहा हूँ साथ साथ में।
ठीक है, Two things. अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। तो यहाँ पे देखो, हमें सिंपली क्या करना है, अब ये वेबसाइट ना एक आधा बार तो तुम्हें करने देगी चेक, ठीक है। फिर उसके बाद पेड, मतलब ये अगर मैं देखूँ तो सब बेस्ट वेबसाइट है कंटेंट डुप्लीसिटी को चेक करने के लिए। जाओ इस वेबसाइट पे जाओ, अकाउंट बना लो। अब हमें करना क्या है, वेबसाइट पे जैसे सपोज करो इन्होंने ये कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हमें करना पड़ता है, हम एक साथ पूरा वो कंटेंट नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद चेक प्लेगरिज्म, ठीक है। आप प्लेगरिज्म भी चेक कर सकते हो, इवन आप ये भी चेक कर सकते हो कि भाई ये कंटेंट जो है एआई के थ्रू तो नहीं लिखा हुआ, तो एआई के थ्रू लिखा है तो वो भी नहीं चलेगा, है ना। कई लोग सोचते हैं कि एआई के थ्रू कर दो, भाई एआई के थ्रू भी करोगे तो भी बहुत सारे ऐसे एआई आ चुके हैं इंडस्ट्री में जो ये भी चेक करके बता देंगे कि ये कंटेंट एआई से जनरेटेड है। तो हम तो फिलहाल यहाँ पे प्लेगरिज्म पे फोकस कर रहा हूँ, तो प्लेगरिज्म में यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। देखो अब ये बता देगा, अब देखो ये जो कंटेंट है क्या दिखा रहा है, 100% फ्लैग, और किस वेबसाइट पे डाला हुआ है, linkic.com, और मेरी वेबसाइट कौन सी जिससे मैंने कॉपी किया है, लिंक की है। दैट मीन्स कि ये क्या है, मेरे लिए 100% नहीं, मेरे ये देखो ना कौन सी वेबसाइट पे डाला हुआ है, इंकिक पे डाला हुआ है, और ये कंटेंट मैंने उठाया कहाँ से, इंकिक से तो उठाया हुआ है। तो इसका मतलब ठीक है ना ये कि इंकिक का डाला हुआ है, यानी कि मेरी वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो ये अभी क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट से उठा के डाल रहा हूँ, तो ये मेरी वेबसाइट का कंटेंट है, तो यहाँ मेरे लिए ठीक है। लेकिन अगर यही कंटेंट अगर सपोज़ करो इस वेबसाइट पे होता और तब शो कर रहा होता कि ये इंकिक में डाला हुआ है, ठीक है, तो फिर ये मेरे लिए प्लेगरिज्म वाला होता। समझे मेरे कहने का मतलब? ये आपने कैसे सर्च किया सर, एक बार फिर से बताएंगे? ये रहा ना यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, आप थोड़ा सा कंटेंट उठाओ, कॉपी करो और यहाँ पे चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक कर दो। आप पेज के अंदर गए ना तो सीधा सर्च कैसे आ गया, ये कह रही हूँ। सर्च कहाँ है, ये इसमें मैंने क्लिक किया ना, ये देखो टैब बनी हुई है ना यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे, इस पे सर्च वाले पे क्लिक कर दो तो ये सर्च बॉक्स आ जाएगा आपको। पहले इस वेबसाइट पे अकाउंट तो बनाओ। नहीं यार मेरा इनवैलिड दिखा रहा है बार क्या अकाउंट बन गया, पहले मेरे को बताओ। पहले इस इनवैलिड वेबसाइट दिखा रहा है।
एक बार स्क्रीन शेयर करो। फिर हो रहा है शो आपको? अब हुआ। स्क्रॉल करो एक बार नीचे, उधर नीचे साइन अप पे क्लिक करो ना। आपने साइन अप पे क्लिक किया था? हाँ जी। सबसे नीचे जो साइन अप का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए एक बार। यहाँ पे ये भरा था आपने सारा कुछ? नहीं, वो इनवैलिड दिखा रहा था तो वो आगे जा ही नहीं रहा तो था वो प्लीज। आप लॉगिन कर रहे थे ना। अब आपका अकाउंट तो बना नहीं, आप लॉगिन कैसे कर लोगे? पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल भर के पहले अकाउंट क्रिएट करो। किसी भी वेबसाइट पे जाते हो सबसे पहले हमें अकाउंट क्रिएट करना होता है। यहाँ पर जीमेल वाला अकाउंट। हाँ, जो आपकी जीमेल आईडी है। यहाँ पर जीमेल का अकाउंट आएगा सर, या जो हम बनाना चाह रहे हैं इस वेबसाइट के लिए, क्यूटेक्स के लिए? जो आप बनाना चाहते हो वो। एक स्पेशल कैरेक्टर @ हो गया, हैश हो गया, ऐसा कुछ।
क्या हो गया आपका, बना नहीं क्या अकाउंट? नहीं। अभी आपने पासवर्ड वगैरह डाल तो दिया था सब? कोई मेल आया आपको क्यूटेक्स की तरफ से? नहीं सर, क्योंकि उसमें जीमेल का नहीं डाला था ना। एक बार नीचे साइन अप पे क्लिक करो और ना साइन इन विद जीमेल करो, इसको छोड़ दो नीचे आके। इस पर क्लिक करो एक बार। तुम्हारा बन गया ऋतिक? यस सर। आपकी तो दिक्कत आ रही है। एक बार ऊपर ऊपर वो करना, नाम भरना दोबारा से। साइन इन कर लो ना गूगल से, उसके बाद वो नाम, बस नाम नाम मांगेगा। दीपाली जी इसमें क्लिक कीजिए, साइन इन विद गूगल। मुझे लग रहा है आपका नेट खत्म, नेट डिस्कनेक्ट। हेलो हाँ जी। सर, जब भी कोई हम अकाउंट अपना क्रिएट कर रहे हैं किसी वेबसाइट में, किसी चीज को लेने के लिए, गूगल वाली वेबसाइट को, हाँ, तो कहाँ आ मीन्स रही है कि दिक्कत? ऋतिक का तो बन गया अकाउंट, एक बार स्क्रीन शेयर करो आप दोबारा। अकाउंट्स नहीं बनाया है, अकाउंट जो जीमेल वाला है उसी को उससे लिंक किया है। मेरा मतलब ये है कि हमेशा क्या हमें उसको लिंक करना पड़ेगा, उस अपने जीमेल अकाउंट को, एक नया अकाउंट नहीं बनेगा। अगर आप साइन इन विद गूगल करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उस वेबसाइट पे अकाउंट बना रहे हो अपने जीमेल की आईडी से। तो जीमेल की आईडी में ना, जो हाँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हाँ, वो आईडी मैं यही ऑलरेडी पूछ- एग्जिस्ट होनी चाहिए, नई आईडी थोड़ी ना बनाएंगे हम हर बार। उसमें ठीक क्या है, होता है और ना कि वो जितने ना भी, जीमेल का ही पासवर्ड कैरी कर लेता है, आपको बार बार पासवर्ड और आपको डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं होती है तुम्हें। हाँ यही मैं पूछ रही हूँ, इसलिए हमेशा जीमेल वाला ही लेता है ना, जब भी हम जीमेल में कोई भी टूल को हम, जिसमें हम अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जीमेल का ही बाई डिफॉल्ट लेगा ना। एक बार स्क्रीन शेयर करो आप। मेरा अकाउंट हो गया ओपन, मेरा क्वेश्चन ये है। बैकग्राउंड से थोड़ा सा साउंड आ रहा है, इससे समझ नहीं आ रहा। अरे ऋतिक तुम थोड़ा साइलेंट करो यार। और बोलो ना पीछे, अब बोलो आप। गूगल के थ्रू आपने अकाउंट बनाया, राइट? हम्म। आगे से हम्म। तो इसमें शेयर प्रॉब्लम। हुआ। हुआ, हो गया हो गया हो गया। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, हम्म। जब भी किसी टूल, चाहे वो फ्री साइट हो, पेड साइट हो, हाँ, कोई भी टूल में, कुछ भी वेबसाइट में, जब भी हम कोई अकाउंट या किसी चीज़ को हम परचेज कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो जीमेल एग्जिस्टिंग है उसी से ही लेगा, हाँ, आपको उसी नया में ही नहीं बनाना, बनेगा। आपको उसी जी में, उसके अंदर तो क्या होता है कि आपको हर जगह ना दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप ईमेल के थ्रू कर लो या जीमेल के थ्रू कर लो। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या होता है। अगर आप वहाँ पे ईमेल से के थ्रू करोगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी और एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, हुँ, ठीक है। बट जब आप जीमेल के थ्रू करते हो ना, तो जीमेल में क्योंकि हमने अपना नाम वगैरह सब कुछ डाला होता है, तो ना वो जी, जीमेल से सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेता है। तो पासवर्ड भी जीमेल वाला ही उसमें वो हो जाता है, हमें कोई पासवर्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती।
हम सिर्फ एक सिंपल क्लिक पे बार बार जब भी हमें लॉगिन करना होगा हम जीमेल के थ्रू करेंगे और अपनी आईडी को सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा लॉगिन हो जाएगा। हमें बार बार पासवर्ड डालना और ये सब करने के झमेले से हम बच जाते हैं। जस्ट लाइक आधार कार्ड और पैन कार्ड, एक बार हाँ। कर लो, हो जाएगा शिट। हम्म। ओके, अब जो हम यहाँ पर डुप्लीकेसी या डुप्लीकेट वर्ड को सर्च करें वो हम यहाँ पर कंटेंट्स को राइट करेंगे, ऐसे ही है ना? किसी भी वेबसाइट पे जाओ, उसका कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके चेक कर लो। ठीक है, उस पर जाओ, ट्रूबल कैसे में इसका कंटेंट चेक कर लो एक बार। वो SMS। ट्रूबल कैसे में मैंने यहाँ पर सारा कॉपी किया। नाउ चेक। प्लेगरिज्म। नो प्लेगरिज्म। दैट मीन्स कि ये कंटेंट क्या है, यूनिक है। यूनिक है। अब मैं यहाँ पर अगर चेंजेस करूँ सपोज, अब एक लाइन चेंज करके नहीं होगा ना, पूरा कंटेंट आपको चेंज करना हाँ, पड़ेगा। दादी से बोलना कटोरी में डाल दो। ये क्या कर रहे हो आप? नहीं मैं इसको चेंज करने की कुछ वर्ड्स। ये यहाँ से हटेंगे कैसे? इसको वो कर दो। एडिट। हाँ, एडिट पे क्लिक करो।
चेंज कर लो। चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करो, नीचे 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 देखो। हाँ, एक दिन में 2-3 बार ही देता है, बस आपको चेक करना है, ये पेड हो जाता है। एक दिन में 2-3 बार ही दिखेगा मीन्स? भाई ये पेड प्लेटफॉर्म है, ये अभी 2-3 बार ही फ्री में आपको चेक करने दे रहा है, उसके बाद ही पैसे मांगने लग जाएगा। जो प्लेटफॉर्म है इसका भी प्रीमियम वर्जन हमें लेना पड़ता है। तो फिर सर ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी जब हम एग्जाम्स के टाइम पे? एग्ज़ाम ऑनलाइन के टाइम प्रोजेक्ट्स पे कैसे होंगे? कौन सा एग्ज़ाम की बात कर रहे हो? आफ्टर 3 months कंप्लीशंस, हम्म, तो जब आप ऑनलाइन एग्जाम्स या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स देंगे, हम्म। एक्चुअल या रियल जिसे बोलेंगे, वो कैसे होंगे? तो उस टाइम पे तो आपको वो होगा ना, जैसे जिस जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप करोगे, वो ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करती है कंपनी आपको, इसके पेड वर्जन सब मिलेंगे आपको। इंटर्नशिप तो आप कराएंगे ना? हाँ, तो इंटर्नशिप हमारे का मतलब ये है कि हम थोड़ी करेंगे, हम करवाती है ना, कंपनीज़ के थ्रू करवाएंगे ना इंटर्नशिप। अगर हमारी उसमें भी करोगे तो आपको पेड टूल मिलेंगे, या फिर अगर आप किसी दूसरी कंपनी के थ्रू हम करवाएंगे तो उस पर भी जो है पेड टूल्स आपको मिलते हैं। मतलब कि इंटर्नशिप आप जहाँ पे भी करते हो आपको पेड टूल मिलेंगे, कहने का मतलब ये है। क्योंकि बिना पेड टूल के तो थोड़ी ना काम होता है। तो ये सब चीज़ों की टेंशन मत लो, वो टूल्स वगैरह सब आपको कंपनी के थ्रू मिलेंगे। अगर यहाँ से होगी तो यहाँ से मिलेंगे आपको। ओके, सर्च हो गया, एडिट हो गया, और अगर इसमें डुप्लीकेसी होती तो यहाँ पर हमें दिखाता है कि यहाँ पे कितने दिखा देता है कि ये कंटेंट कंटेंट आए हैं। डुप्लीकेट है, हाँ, कितना परसेंट यूनिक है, वो रेड कलर का ना अंडरलाइन हो जाता है आपके कंटेंट के ऊपर। हाँ, तो जितने कंटेंट के ऊपर रेड कलर से अंडरलाइन हो रखा है वो सारा डुप्लीकेट। फिर एक है यहाँ पर फ़ोल्डर, उसके नीचे रिपोर्ट्स के नीचे, ये क्या है? उस पर मत जाओ आप, अपना काम सिर्फ उसमें कंटेंट चेक करने का है। फोल्डर के अंदर वो हिस्ट्री वगैरह आप चेक कर सकते हो कि आपने अब तक कौन कौन से वो चेक किए। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा दो। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपनी एक्टिविटी रहेगी, ये हो गया, ये हो गया। वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, ठीक है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। देखो, अब वेबसाइट रिस्पॉन्सिव के अंदर देखो बेसिकली क्या होता है। देखो, हमारी वेबसाइट जो है ना 3 फॉर्मेट पे चलती है। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मेट पे चलती है? हमारी वेबसाइट चलती है मोबाइल वर्जन पे, एक तो ये फॉर्मेट होता है, एक होता है टैबलेट, और एक होता है लैपटॉप। लैपटॉप भी कह सकते हो आप, ये डेस्कटॉप, दोनों एक ही वर्जन पे आता है। ठीक है, तो जो हमारी वेबसाइट है वो तीन तीन प्लेटफॉर्म पे चलती है मेजरली। ठीक है, तो अब हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, दैट मीन्स कि हमारी जो वेबसाइट है वो तीनों ही प्लेटफॉर्म पे अच्छे से परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, या हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। तीनों ही प्लेटफॉर्म पे हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम किस तरीके से वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है? देखो, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली कोई भी वेबसाइट ऑन कर लो। जैसे सपोज करो यही वेबसाइट मैंने ऑन कर, ठीक है,
ये है डेस्कटॉप वर्जन पे। अब मुझे इसको चेक करना है तो आप इसको मोबाइल के सर भी ओपन स्क्रीन कर शेयर सकते कर लो। हो। अच्छा, एक सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या है, सिंपली ये वेबसाइट है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो है, अब आप ये अगर यहाँ पे देखोगे तो ये डेस्कटॉप मोड पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब डेस्कटॉप मोड पे आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है कि आपको यहाँ पे देखो चेक करना है कि ये वेबसाइट है, ये डेस्कटॉप मोड पे। अब अगर आपको इसको चेक करना है ये मोबाइल पर अच्छे से खुल रही है कि नहीं खुल रही, तो आप इसको मोबाइल पे जाके चेक करोगे। पर डेस्कटॉप वर्जन पे ही हम इसको चेक कर सकते हैं मोबाइल में भी, कि मोबाइल पे ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही। कैसे? हमें सबसे पहले यहाँ पे देखो ये मिनिमाइज़ का ऑप्शन है, ठीक है, हमको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्रीन आप ना छोटी बड़ी कर सकते हो। तो मुझे कुछ नहीं करना, इसको ना जितना कम कर सकता हूँ मैं उतना कम कर दूँगा, ये, ठीक है। अब ये कुछ हद तक मोबाइल के उसके अंदर आ गई है, मोबाइल के स्ट्रक्चर के अंदर आ गई है, ठीक है। अब मुझे ध्यान से देखो, अभी देखो इसका स्ट्रक्चर, एंड अभी देखो इसका स्ट्रक्चर, क्या कुछ चेंजेस नज़र आया आप लोगों को? यस सर। क्या चेंज नज़र आया? जो ये टेक्स्ट थे पहले पिक्चर के ऊपर मतलब नीचे थे, अब वो साइड में हो गए। और इसके अलावा, चलो ये ठीक है, ये पकड़ लिया तुमने। और इसके अलावा कुछ चीज़ दिखाई दे रहा पिक्चर है? पिक्चर क्रॉप होगी। क्या हो गया? जो ये पिक्चर है क्रॉप होगी ना ऑटोमेटिक। हाँ, क्रॉप हो गया, ठीक है, चलो। और कोई चीज़ नज़र आ रहा है? दीपाली जी आप बताओ देख। स्क्रॉलिंग, हम्म, स्क्रॉल करना पड़ता है बार बार पेज को पढ़ने के लिए। देखो इसमें सिंपल सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। हेडर चेंज होगा सर। हेडर चेंज हो गया, गुड। देखो अभी यहाँ पे देखो हेडर हमें कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है ना। जैसे ही मैं इसको कम करूँगा तो यहाँ पे देखो हेडर कुछ इस तरीके से अब नज़र आ रहा है ना। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वेबसाइट का कंटेंट डॉट टू डॉट है। कहीं पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं से कुछ कंटेंट लेफ़्ट या राइट से कट चुका है, कंटेंट थोड़ा कटा कटा सा लग रहा है, ऐसा कहीं दिख रहा है? कंटेंट से पर एकदम परफेक्ट है कंटेंट, है ना। तो इससे पता चलता है कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। ये मोबाइल का फॉर्मेट हो गया। अब यहीं पे आप लोगों को अगर इसको देखना है कि उसमें आईपैड में किस तरीके से दिखेगा, तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, आईपैड थोड़ा सा बड़ा होता है, तो यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से दिखाई दे रहा यस। है ना। मेन आपको ये चेक करना है कि इसका जो हेडर है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये इसका जो मेन्यू है। और दूसरी चीज़ कि आपको ये चेक करनी है कि आपका जो कंटेंट है वो एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा, कहीं पे ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा कि कटा कटा सा। बस आपको ये चीज़ चेक करनी है। तो इसके अंदर सब चीज़ क्या है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब मुझे ट्रूबल कैसे, मैं इसको चेक करके बताओ क्या वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। तो वेबसाइट तो सारी सेम ही दिखेंगी, उसको कितना भी छोटा कर लें कितना भी बड़ा कर लें। वो छोटा करो या बड़ा करो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है हाँ। कि जब हम उसको मोबाइल वर्जन पे कर रहे हैं तो क्या उसका हेडर चेंज हो रहा है, क्या उसका कंटेंट कहीं पे कटा फटा सा तो नहीं आ रहा, कंटेंट एकदम परफेक्ट तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस हमें उस चीज़ से मतलब है। कंटेंट तो हेडर ऑब्वियस सी चेंज बात है, होएगा, कंटेंट तो सेम ही रहेगा कंटेंट ना। हेडर चेंज होएगा, कंटेंट सीक्वेंस में आएंगे। हाँ, जो ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई, जैसे कि डेस्कटॉप वर्जन पे कोई इमेज बहुत सही दिखाई दे रही थी बट अभी यहाँ पे इमेज कटी कटी दिखाई दे रही है। वो सारी चीज़ें मैं नोटिस कर रहा इजीली व्यू होगा और रीडेबल होगा। हूँ। हाँ, कहीं पे भी आपको ना ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कंटेंट कटा हुआ है। जी हाँ।
सही से। क्या? नहीं तो किसी भी वेबसाइट में जाएंगे, उसको मोबाइल मोड में रखें, टैब में या लैपटॉप में रखेंगे, उसका कंटेंट्स पढ़ने में आएगा, उसके टेक्स्ट पढ़ने में आ रहे हैं, पिक्चर विजुअल हो रही है, जो भी इसमें इमेज है। मेन्यू, क्या आप वो क्या कहते हैं, मोबाइल, अगर मोबाइल वर्जन पे कर रहे हो तो क्या मेन्यू चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। हो रही हैं ट्रू बल्क एसएमएस में? जी सर, इसका एड्रेस बार चेंज होता है। क्या हो रहा है? टॉप में जो होता है एड्रेस बार चेंज होता है, छोटा या साइड में या लेफ्ट साइड में आ जाता है, तो उसमें मतलब कि कंटेंट। ओके है ना सब कुछ? हाँ। ठीक है। अब मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, उसकी चेक करके बताओ। वेबसाइट का नाम है नाइट डेंटल ग्रुप। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज में डाल देता हूँ और उसका मुझे चेक करके बताओ कि ये भी रिस्पॉन्सिव है। गूगल पे सर्च करो नाइट डेंटल ग्रुप के बारे में, उसकी वेबसाइट लिंक सब कुछ आ जाएगा। नहीं है सर, क्या? कंटेंट नहीं आ रहा, कट के आता है। कट के आ रहा रिस्पॉन्सिव नहीं है। हाँ है? जी। रिस्पॉन्सिव नहीं है? यस सर। आप भी देखो एक बार, क्या नाम है, दीपाली जी आप भी चेक करके बताओ। सॉरी। नाइट डेंटल ग्रुप इससे नहीं है, इससे वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट नहीं है? KNIT, जो नाइट है इससे वेबसाइट नहीं है, KNIGHT है। हाँ हाँ, मतलब वही गूगल पे आप सर्च करो ना, उससे रिलेटेड वेबसाइट नहीं मिल रही? इट कांट बी। ये श्रिंक नहीं हो रही, मतलब क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट नहीं हो रही। मतलब कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है? नहीं। पक्का? हाँ। ठीक है, वेबसाइट ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसीलिए मैंने भेजी थी आपको। हाँ। ऐसा क्यों? नहीं है
वो जो डेवलपर है उसने नहीं बनाई रिस्पॉन्सिव। तो ऐसा कैसे इस पे क्या लगाया है मार्क कि इसको हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते? भाई देखो, जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हमें तीनों मोड पे वेबसाइट बनानी होती है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो डेवलपर होता है वो क्या करता है कि मोबाइल के लिए अलग मेन्यू बनाता है। ठीक है, मोबाइल के लिए वो क्या करता है, अलग मेन्यू बनाता है डेस्कटॉप वर्जन से, और वो क्या करता है, पूरी वेबसाइट को सेट करता है। अब हम लोगों ने तो वर्डप्रेस पे सीखा है वेबसाइट बनाना। वर्डप्रेस में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ही बनेगी। भले ही आप लोग अपनी अपनी वेबसाइटों को चेक कर लो, वो उसका मेन्यू आप चेक करो, ऑटोमेटिकली जो है वो मोबाइल मेन्यू बना हुआ होगा तुम लोगों का। क्योंकि वर्डप्रेस में ये दिक्कतें आती नहीं है उसकी, इसकी रिस्पॉन्सिव की, कोडिंग की बनी हुई वेबसाइट्स में लेकिन आप एक बार रिपीट कीजिए सर, आपने क्या बोला? कोडिंग के वेबसाइट में बने हाँ, होते हैं जो उसमें? ये रिस्पॉन्सिव की जो दिक्कत आती है आपको कोडिंग की वेबसाइट्स पे आएंगी। अगर वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी होगी तो वर्डप्रेस में क्या होता है कि जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस में बनाने का यही तो फ़ायदा है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे एसईओ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऑलमोस्ट एसईओ खुद से ही हो जाता है, क्योंकि वो डेवलपर ने बनाई ही इस तरीके से वर्डप्रेस। तो अब तुम खुद अपनी वेबसाइट ओपन करके देख लो एक बार, और उसको चेक कर लो वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, तुम्हें रिस्पॉन्सिव मिलेगी। चेक कर लो भले ही जाके, अपनी वेबसाइट भी जाके चेक कर लो, क्योंकि तुम्हारी वर्डप्रेस पे बनी हुई है वो रिस्पॉन्सिव ही मिलेगी आपको। सर उसका कुछ कंफर्म हुआ इसका टेम्पलेट का? क्या? टेम्पलेट का कुछ हुआ तो नहीं, जो उसका साइट में दिक्कत आएगी? उसका टेम्पलेट में कुछ नहीं हुआ। वो अभी ना इसी में ही कोई ना बग आ रखा है वर्डप्रेस में। ये जब अभी ना अपडेट होने वाला है दोबारा से, जब ये अपडेट होगा ना तो सारे हम्म। बग्स इसके अंदर पे वो क्लियर करेंगे। इसका नया वर्जन आने वाला है, मतलब उसी का ठीक है। अपडेटेड वर्जन। हम्म। Yes, sir. It can't be responsive. WordPress. रिस्पॉन्सिव है ना? Yes, sir. क्लियर है कि रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है? चलो नेक्स्ट एक्टिविटी। वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो है ना, जो है अब इसके अंदर ना आपको बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। इसके अंदर सिंपल सा फंडा है कि ना, जब भी वेबसाइट बन रही होती है तो डेवलपर्स क्या करते थे, देखो ये दिक्कत है तुम्हें वर्डप्रेस की वेबसाइट पर दिखेगी नहीं। जो भी मैं तुमको बता रहा हूँ ना, इसमें से ये सारी दिक्कतें ना कोडिंग की वेबसाइट पर ही तुम्हें देखने को मिलेगी मोस्टली, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना जो डेवलपर होता है वो ना कोड्स यूज़ करता है जब वो वेबसाइट बना रहा है। ठीक है, तो जो कोड्स यूजुअली यूज़ किए जाते हैं वो पहले जो यूज़ किए जाते थे टीडी
एंड टी आर, ठीक है। ये दो तरीके के कोड्स पहले जो है वो यूज़ किए जाते थे, टी डी एंड तुम्हारा टी आर हो गया, ठीक है। तो अब ये जो तो दोनों तरीके के कोड्स हैं ना, ये पुराना तरीका था वेबसाइट बनाने का। जब पहले डेवलपर थे वो टी डी टी आर कोड्स यूज़ करते थे वेबसाइट को बनाने में। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम, आपने देखा होगा कि हमारी वेबसाइट पे अलग अलग ब्लॉक्स बनाते हैं हम लोग, है ना। पहले एक ब्लॉक लेते, फिर दूसरा ब्लॉक, फिर तीसरा ब्लॉक। तो डेवलपर क्या करते हैं कि वो ना ये ब्लॉक्स बनाता था टी डी एंड टी आर कोड्स के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत ही पुराना तरीका हो चुका है। तो गूगल जो है इन दोनों ही कोड्स को रिजेक्ट कर चुका है कि भाई अब वेबसाइट जो है वो टी डी टी आर कोड्स पे नहीं बनेगी, क्योंकि उससे गूगल को होती है दिक्कत वेबसाइट वगैरह को रीड करने की, ठीक है। तो गूगल बोलता है कि अब जो तुम अपनी वेबसाइट पे टैग यूज़ करोगे वो करोगे डिव टैग, ठीक है, डिव टैग्स यूज़ करोगे। तो वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट की कोडिंग को चेक करते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट में कोई टी डी टी आर कोड तो नहीं लगा हुआ अभी भी पुराना वाला। हमें ये चेक करना है कि हमारी वेबसाइट में सिर्फ डिव टैग लगे हैं ना। सर ये सारे HTML के है ना टैग? हाँ HTML, ये तो सारा HTML का ही बात चल रही है। हाँ, TDTRT div। ठीक है। तो अब हमें कैसे करना है, अब हमें इसमें नहीं उलझना ये टी डी क्या होता है, टी आर कैसे, तो ये कोडिंग है। अपनी को सिर्फ इतना समझना है कि भाई डिव टैग लगे होने चाहिए बस, टी डी टी आर नहीं लगे होने चाहिए। अब हमें ये चेक कैसे करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। अपना सिंपली वेबसाइट पे आओ, वेबसाइट के सोर्स पेज को ओपन करो और यहाँ पे कंट्रोल F दबा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में एक बार टी डी लिखो। तो जैसे मैंने यहाँ पे टी डी लिखा तो देखो कोई फाइल नज़र आ रही है, नो 0 0 है। अब मैं टी आर करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखो टी आर के अभी कोई कोड नहीं है। अब मैं ना नहीं डिव टाइप करता हूँ, देखो तो डिव के 207 टैग लगे हुए हैं, देख रहे हो। आपको यहाँ पे हर जगह ना डिव टैग ही नज़र आएगा और कोई टैग नज़र ही नहीं आएगा, देख रहे हो ना, डिव डिव डिव, देखो 207 है। मतलब कि ठीक है वेबसाइट में क्योंकि वो जो टी डी टी आर है ना, स्टिल अभी भी अगर तुम, वैसे तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो मोस्टली 99% है कि आपको वेबसाइट पर सिर्फ डिव टैग ही मिलेंगे। हर बंदा आज के टाइम पे डिव टैग ही यूज़ करता है डेवलपर। बट हो सकता है कि आप बहुत पुरानी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो, है ना, तो उसके ऊपर अभी भी टी डी टी आर कोड लगे हो। तो अगर टी डी टी आर कोड लगे होंगे तो आपको उनको कन्वर्ट करवा के डिव टैग में कन्वर्ट करवाएं डेवलपर को कोड, ठीक है। यस ठीक है, तो इसका तुम जो है वो चेक करो अपने इसमें, बाकी की वेबसाइटों पे, 2-3 वेबसाइटों पे चेक करो, बस में 2 मिनट में आना, ठीक ठीक है। है ट्रूबल कैसे में इसमें करो, इसमें करके देख लो। नाइट डेंटल ग्रुप वाली जो वेबसाइट है इस पर भी चेक करके देखो। बस
doesn't mean here. हेलो। हाँ जी सर। सर, हम्म। मैंने एक देखा द शॉपिंग कार्ट, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उसमें मैं जितने भी उसके कोडिंग वाले पेज देख रही हूँ उसमें डिवाइड किसी भी साइड में नहीं आ रहा है। हाँ, करो ना। डिवाइडेड। बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ, करो। हाँ। 0/0 है, मैं इसकी जिस भी पेज में जा रही हूँ 0/0 ही आ रहा है। इसमें लगा तो है दीपक। कहाँ लगा है? सर्च करो। ये इतने सारे टेप टैग दिख तो रहे हैं, तो सर्च तो करो।
बस कंट्रोल F तो दबाओ मैम, उसके बाद आप टाइप करके चेक करो ना, ऐसे नहीं देखना है। कंट्रोल F क्लिक कीजिए। दिख रहा है मुझे भी, लेकिन वो यहाँ पर 0 दिखा रहा है स्कोर, तभी मैं पूछ रही हूँ। कहाँ दिखा रहा है मैम जीरो? मुझे तो स्क्रीन में कुछ भी नहीं दिख रहा। आप एक बार ना एंटायर स्क्रीन करो, आपने एंटायर स्क्रीन, आप एक बार ना स्क्रीन शेयर हटा के एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर करो और उसमें एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करो। हाँ, ब्रैकेट होकर के डिव लिखो, 515 टैग है, वो डिव के आगे का ब्रैकेट हटा दो ना। देखो 515 आ रहे ना। कंटेंट क्लोज नहीं करना है। नहीं, वो क्लोजिंग, उसके अंदर क्लोजिंग नहीं हो रही है ना। देखो जितने भी नीचे दिखा रहा हूँ उनमें कहीं पे भी क्लोजिंग नहीं है, इसलिए वो दिखा रहा होगा कुछ। मैंने वही कॉपी किया जो आपने लिख के दिखाया। कोई नहीं, ठीक है, अभी क्लियर है। ड्राइव टैग क्लोज नहीं करना। हम्म, तो ये मतलब कि ये लगा लो, मोस्टली आपको डिव टैग ही हर जगह दिखाई देंगे, क्योंकि आप डेवलपर डिव टैग ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत रेयरली है कि टी डी टी आर के आपको एक दो वो मिल जाएंगे। अब जैसे इस वेबसाइट में टी डी मिला दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब नहीं है। अगर टी डी टी आर आपको दिखाई देते हैं तो आपको उनको कन्वर्ट करवा के डिव पे कन्वर्ट करवाना है, ठीक है, डेवलपर को बोल। वैसे 5-10 फाइलें अगर डिव टैग की मतलब कि टी डी टी आर की होंगी तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इससे ज़्यादा नहीं है। हमारी वेबसाइट में क्या फर्क पड़ेगा अगर टीडी टीआर या डिवाइस टैग हो? ये पुराने पुराने वो हैं, इससे कहते हैं गूगल के बॉट को वेबसाइट को रीड करने में, स्ट्रक्चर को समझने में दिक्कत आती है। एडिट एडिट जल्दी होता है उसमें, एडिट टाइम में। क्या? चल, हमारी आवाज़ गूंज सर रही है। एडिट, जो भी हमारे टेक्स्ट होते हैं ना, उनकी हाइट विड्थ, ये सीएसएस का पार्ट है एचटीएमएल में, डिवीजन टैग बोलते हैं इसको। डिवीजन टैग बोलते हैं, वो समझ आया। और जो ये टीडी और टीआर है, टेबल एक टेबल में कर सकते हैं हम एडिट कुछ भी। टीडी का मतलब टेबल डाटा और टीआर का मतलब टेबल रो। ये थोड़ा सा लैंग्वेज है, ये आपको समझ में नहीं आएगी, ये HTML की लैंग्वेज है, ठीक है। अपने को तो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। चलो, स्क्रीन शेयर हो रखी है किसी की? चलो, नेक्स्ट एक्टिविटी जो आती है वो आती है हमारी इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो हैं वो देखो जावा की ना, जब वेबसाइट डेवलपर बना रहे होते हैं तो जावा की ना स्क्रिप्ट जो है हमारे बैकएंड पे बनती है। देखो जावा की स्क्रिप्ट कब हमारी वेबसाइट पे बनती है, जब भी हम
कुछ भी टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे बैकएंड पे जावा की स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट होती रहती है। अब जावा की स्क्रिप्ट भी दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल, एक बनती है इंटरनल स्क्रिप्ट, ठीक है, और दूसरी बनती है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये दो टाइप की स्क्रिप्ट जो है वो हमारे बैकएंड पे बनती है, इंटरनल और एक्सटर्नल के नाम से, ठीक है। अब दोनों में क्या फ़र्क है, देखो इंटरनल स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारी वेबसाइट की लोडिंग टाइम है ना उसको इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल, ये हमारे लोडिंग टाइम को डिक्रीज़ कर देती है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे लोडिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देती है और ये दूसरे जो है वो हमारे उसके लोडिंग टाइम को डिक्रीज़ कर देती है, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे देखो अब एक स्क्रिप्ट जो है वो लोडिंग टाइम को इंक्रीज़ करती है और दूसरी स्क्रिप्ट जो है लोडिंग टाइम को डिक्रीज़ करती है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि दोनों में से कौन सी स्क्रिप्ट सही होगी अपने लिए, इंटरनल। इंटरनल की एक्सटर्नल? तो एक्सटर्नल, जो लोडिंग टाइम डिक्रीज करें, कम करेंगे। दीपाली जी? एक्सटर्नल हमारा टाइम भी बचाएगी। हमारा टाइम बचाएगी, राइट। तो देखो अगर वेबसाइट स्क्रिप्ट लोडिंग टाइम लोड होने में टाइम ले रही है तो वो आपकी वेबसाइट की स्पीड के टेस्ट को भी इफेक्ट करेगी, आपकी वेबसाइट की स्पीड उतनी ही स्लो हो जाएगी क्योंकि वो स्क्रिप्ट क्या हो रही है, टाइम लगा रही है खुलने में, जबकि जो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट होती है वो ऑटोमेटिकली फटाक से खुल जाती है। द रीज़न इज़ टाइम सेविंग। कि वो क्या कर रही है, टाइम सेव कर रही है वेबसाइट की, वेबसाइट को ओपन होने में, ठीक है। ठीक है, क्लियर है दोनों में फ़र्क। अब इन दोनों में से कौन सी स्क्रिप्ट, इंटरनल स्क्रिप्ट जो होती है वो हमारी वेबसाइट के लिए बेटर मानी जाती है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वेबसाइट के जो बैकएंड में स्क्रिप्ट बन रही है जावा की वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ठीक है। तो इसको पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि जब आप जावा की स्क्रिप्ट जाओगे, देखो हमें नहीं आती कोडिंग पढ़ना, हम कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम ये पहचान लेंगे, ठीक है। देखो इंटरनल के अंदर क्या होता है, अगर जावा की फाइलें क्या होगी, अनक्लिकेबल या फिर ब्लैक कलर से बनी हुई होंगी, ठीक है। ब्लैक कलर की फाइलें बनी हुई होंगी तो वो होगा आपका इंटरनल स्क्रिप्ट। और अगर आप इसके अंदर ब्लू कलर के लिंक्स देखोगे, मतलब क्लिकेबल लिंक बने हुए होंगे, दैट मीन्स कि वो क्या होगी, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट बनी हुई होगी। अब इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर ये डिफरेंस होता है कि जो, क्योंकि वो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट क्या होती है कि उसके अंदर ना वो क्लिकेबल होता है, आप उस पर जब कर्सर लेके आओगे तो वो क्लिक होंगे, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, जबकि जो इंटरनल स्क्रिप्ट होगी उसके अंदर ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमें करना क्या है, देखो अब मैं क्या करूँगा, सीधे वेबसाइट के अंदर आऊँगा, ठीक है, मैं आऊँगा सीधे इसके बैकएंड पे, मुझे कुछ नहीं करना, बस मेरे को यहाँ पे लिखना है जावा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखो जावा लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो जावा से रिलेटेड मुझे कोई फाइल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। फाइल नहीं नज़र आ रही कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर फाइल नज़र आ रही है तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ठीक है। अब जैसे ये वेबसाइट है इसका हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कोई फाइल नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी
जावा की कोई फाइल यहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रही है। अगर जावा की फाइल नज़र आ रही है तो तब उस कंडीशन में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। ठीक है, तो एक बार ट्रूबल के एसएमएस में जाके देखो क्या उस वेबसाइट पे जावा की कुछ फाइल्स दिख रही हैं। नहीं दिखेंगे सर। नहीं दिख रही। सर जावा की फाइल में हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। क्या कह रहे हो? जावा की जो हम जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, हम्म। इसमें हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, तो वो तो यूज हो रहे हैं हमने। तुम क्या बोलते हो मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम थोड़ा माइक को दूर रख के बोलो, तुम्हारी वॉइस थोड़ी सी मैं कम ये है। कह आप बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो जावा स्क्रिप्ट की फाइल होती है हमारी, हाँ। उसमें हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट किसका यूज़ करते हो? स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं उसमें, अच्छा। जावा, तो वो तो यूज हो रहा है इनमें। कहाँ पे है? तो फाइल फाइल तो नहीं आ रही ना इधर। सर जावा से भी आएगी ना, अगर आप स्क्रिप्ट लिखोगे तो आएगी। बाकी मैंने तो इतना ही पढ़ा था रुक मैं देख लेता एचटीएमएल हूँ। में, खाली स्क्रिप्ट लिखोगे तो, स्क्रिप्ट क्योंकि लिख जावा लेते से हैं। हमारी कोई फाइल नहीं बनती। स्क्रिप्ट से तो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, जावा तो नहीं लिखा आ रहा। हाँ सर, ये बनती तो जावा में ही है ना, क्योंकि ये एक टैग हमारा। आई थिंक ये कहना चाह रहा है कि जावा लैंग्वेज को हम स्क्रिप्ट पढ़ा, जैसे हम सिंटैक्स और टैग लगाते हैं एचटीएमएल में, ऐसे जावा में स्क्रिप्ट लगाते हैं। शायद ये बोलना चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है कि जो जावा के स्क्रिप्ट होते हैं उसमें हम जावा नहीं टाइप करते। हाँ, स्क्रिप्ट टाइप करते हैं, यही बोलना चाह रहा है। यार रुको मैं वेबसाइट पे दिखाता हूँ। लेकिन एचटीएमएल अलग है और जावा स्क्रिप्ट अलग है, दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। ये एचटीएमएल में यूज होती है जावास्क्रिप्ट और सीएसएस में। एक सीएसएस अब अलग हो गया। नहीं नहीं, एचटीएमएल में यूज होती है ये, तीनों लैंग्वेज। एक जावा लैंग्वेज है, एक जावास्क्रिप्ट है, वो हाँ, एचटीएमएल में यूज होती है जावास्क्रिप्ट। एक जावा लैंग्वेज है, एक जावा स्क्रिप्ट है, एक एचटीएमएल है, एक सीएसएस है, एक सी प्लस प्लस। हाँ, ये अरे तीन जो है, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, ये एक है, और जावा सी प्लस प्लस ये सब अलग है। फिर कभी एग्जाम दे के आया सारी लैंग्वेज का, टिप्स में सारी चीज। देखो एक वेबसाइट है जिसमें ये तो उसमें दिखाई दे रही है। इसमें सर देखो लिखा है ना स्क्रिप्ट टाइप, उन्हें खाली फाइल का नाम दिया है जावास्क्रिप्ट। कोई सा भी इसके अंदर क्लिकेबल नहीं है अपना सिर्फ। इसमें पूरा वर्ड लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट। इसमें जी एस
ठीक। एक बार इसमें भी JS टाइप करते हैं। इसमें है ही नहीं, इसमें JS के नाम से भी आ रही है। अब हो सकता है क्योंकि वेबसाइट भी अलग अलग उस पर बनती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस पे बनती हैं। जैसे यहाँ पे देखो जावा की फाइलें जो है ना, JS की फाइलें, ये सारी क्या है, ये क्लिकेबल है। देखो आ हाँ, रहा है ना क्लिक, लिंक, मतलब इसमें क्लिक का ऑप्शन है यहाँ पे। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है सारी। हाँ, तो इस तरीके से एक्सटर्नल होनी चाहिए स्क्रिप्ट्स, इंटरनल नहीं होनी चाहिए। हम उसी को क्या बोलते हैं, उसी एरर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि इंटरनल स्क्रिप्ट होती है, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट होती है ऐसे। हाँ, मतलब अपने को चाहिए एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं चाहिए, हाँ जी। क्योंकि वो क्या करती है, लोडिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देती है इंटरनल स्क्रिप्ट जो होती है। ठीक है, ये डिफरेंस ये उसके अंदर होता है। सेम उसी तरीके से क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी जावा की जो स्क्रिप्ट होती है वो कब बनती है, जब हम टेक्स्ट की फॉर्म में, सॉरी, जब हम इमेज की फॉर्म में, या फिर हम वीडियो की फॉर्म में, ठीक है, या फिर कोई मीडिया की फॉर्म में जब हम कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो इसकी हम क्या करते हैं, .css से चेक करते हैं। जैसे कंट्रोल U दबाया, ठीक है, जैसे यहाँ पे .css, ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी जो हैं आपकी इमेज। स्टाइल शीट। ठीक है, स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन। स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी देखो दो टाइप की स्क्रिप्ट बनती है, एक इंटरनल बनती है और एक एक्सटर्नल बनती है। तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ चलेगी आपकी। ठीक है, कि आप यहाँ पे .css डालोगे, तो .css डालने के बाद आपको चेक करना है कि जो फाइल्स आपको नज़र आ रही है वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि .css की जितनी भी फाइल्स हैं वो कौन सी हैं, सारी की सारी क्लिकेबल है ना। ये सारी की सारी फाइल्स क्लिकेबल है, दैट मीन्स कि ये क्या है, सारी की सारी एक्सटर्नल फाइल्स हैं। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या करना है, दोनों चीज़ों पे चेक करना है, जावा पे भी चेक करना है, स्टाइल शीट भी हम दो को चेक करनी है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो हमको कुछ इस तरीके से क्लिकेबल वाली ही चाहिए होगी। ठीक है, हेलो, यस सर। आ रही है मेरी आवाज़? हाँ, हाँ जी। बिल्कुल। ठीक है, तो जावा और स्टाइल शीट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि हमारी जो स्क्रिप्ट उसके अंदर बन रही है जावा की और उसकी, वो एक्सटर्नल बननी चाहिए, इंटरनल नहीं बननी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट स्पीड टेस्ट है, ये कहीं ना कहीं इन दो एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। मतलब कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि आपकी वेबसाइट पे जो स्क्रिप्ट है जावा की और स्टाइल की, वो एक्सटर्नल होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है। ठीक है, कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो इंटरनल नहीं होनी चाहिए, एक्सटर्नल होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है वो आता है कि आपकी होस्टिंग। ठीक है, अब ऐसा देखो नहीं होता कि वेबसाइट सिर्फ एक ही फैक्टर पे जो है वो डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट की स्पीड में होस्टिंग भी उतना ही जिम्मेदार होती है, क्योंकि होस्टिंग 500 रुपीज़ की भी आती है। ठीक है, होस्टिंग जो है वो
सेकंड। तो यहाँ पे देखो होस्टिंग आपको 300-400 रुपीज़ में भी 4-4 5-5 6-6 महीने के लिए आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वही होस्टिंग कई प्लेटफॉर्म पे आपको 2500-3000 रुपये की मिलेगी, ठीक है। तो क्या फ़र्क है दोनों में? कहीं पे आपको इतनी एक्सपेंसिव मिल रही है और कहीं पे आपको एकदम चीप मिल रही है, ठीक है। तो जब आप होस्टिंग बाय करते हो तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि आपके मोबाइल फ़ोन की एक रैम होती है, पता है? यस सर। जब हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक रैम होती है, ठीक है। तो वो जो रैम होती है उसी से डिपेंड करता है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड, हमारे डिवाइस की स्पीड क्या होगी। सेम एप्लीकेबल होता है लैपटॉप के ऊपर, या आपके लैपटॉप में कितने GB की रैम लगी है, वो कहीं ना कहीं डिसाइड करती है आपका जो लैपटॉप है उसकी स्पीड को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसके अंदर हमें करना क्या है कि देखो इसके अंदर सिंपली अपने को कुछ नहीं करना, अपने को यहाँ पे सिंपली ये लेके चलो कि अच्छी जगह से होस्टिंग लेनी है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्क्रिप्ट जो होती है उनको हमें क्या करना है, एक्सटर्नल रखना है, जो जावा की और स्टाइल शीट की जो स्क्रिप्ट होती है। तीसरी चीज़ ये कि हमें अपनी वेबसाइट पे जितनी भी, देखो आपकी वेबसाइट स्पीड स्लो कब होती है, जब आप अपनी वेबसाइट पे इमेजेस अपलोड करते हो, ठीक है। क्योंकि जो इमेजेस होती है ना वो ही सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है वेबसाइट को ओपन करने में, राइट। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है कि आपको ना इमेजेस थोड़ा सा कंप्रेस करके डालना है, ठीक है। और इमेजेस आप वहीं यूज़ करें और जहाँ पे आपको इमेजेस की ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको अपनी वेबसाइट पे इमेजेस वगैरह भी नहीं डालनी है। देखो विदाउट इमेज अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो अच्छी नहीं लगेगी, इमेज आपको डालनी ही है बट लिमिटेशंस के साथ, ठीक है। थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो भी इमेजेस आप डाल रहे हो बहुत लार्ज ना हो। जैसे सपोज़ करो तो आपने 10-10 15-15 MB की डाल दी इमेज, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है, इमेजेस। तो अब ये चेक करने के लिए कि देखो अगर मैं आपको बात बताऊं कि एक आइडियल टाइम, अगर सपोज करो कि आप वो कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, ठीक है। तो उस वेबसाइट का आइडियल टाइम क्या होता है, 3 to 5 सेकेंड। मतलब कि अगर कोई वेबसाइट 3 से 5 सेकेंड के अंदर ओपन हो रही है, दैट मीन्स कि उस वेबसाइट की स्पीड अच्छी है, ठीक है। अगर वेबसाइट 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले रही है, दैट मीन्स कि वेबसाइट की जो स्पीड है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है। तो दिक्कत क्यों आती है, तो दिक्कत आने के रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिए। तो आप सिंपली किसी भी वेबसाइट पे जाओ और चेक करो कि अगर वो 3 से 5 सेकंड लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा लगा रहे हैं, तो समझ जाओ कि स्पीड में थोड़ी सी दिक्कत है, करेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। वहीं पे अगर आपको ये टूल्स के थ्रू चेक करना है वेबसाइट की स्पीड टेस्ट, तो बहुत सारे ऐसे टूल्स भी हैं और मल्टीपल टूल्स हैं। हर टूल पे जाओगे, हर टूल पे आपको ना अलग अलग रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे चले जाते हैं वेबसाइट स्पीड टेस्ट के लिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे SDK का यहाँ पे डाल दिया और हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे एशिया लेंगे क्योंकि हम एशिया रीजन में हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट करेंगे। टूल्स भी होते हैं जिनके थ्रू आप स्पीड टेस्ट का पता, अब आप हर, आप पता है इसके अंदर दिक्कत क्या होती है, आप 10 टूल के अंदर जाओ, आपको 10 टूलों में अलग अलग रिजल्ट दिखाएंगे। तो उससे बढ़िया पता क्या है, उससे बढ़िया ये है कि आप ये देखो GT मैट्रिक्स, ये भी अच्छी वेबसाइट है,
देखो जो वेबसाइट है इसकी परफॉर्मेंस है डी। डी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ये है इसमें थोड़ी सी दिक्कत है वेबसाइट ना, वो होने में टाइम लगा। कंटेंट साइज़ देखो कि आपके इसमें कितना कौन कौन सा कंटेंट क्या क्या साइज़ है। देखो JS की स्क्रिप्ट कितना साइज़ ले रही है, CSS की स्क्रिप्ट कितना साइज़ ले रही है, दिख रहा है ना। ऐसी इस वेबसाइट पे आओ तो इसकी परफॉर्मेंस भी देखो क्या दिखा रहा है, 43%, यानी कि ई दिखा रहा है। देखो 43% का मतलब है कि वेबसाइट की स्पीड जो है वो इतनी खास नहीं है। ठीक है, LCP 3.4 सेकेंड दिखा रहा है। LCP का मतलब हो गया लार्जेस्ट कंटेंट पिक्चर। ठीक है, मतलब कि एक इमेज जो है, इमेज की बात यहाँ पे हो रही है, 3.4 सेकेंड ये इमेज ओपन होने में ले रहा है। तो एक इमेज ओपन होने में 3.4 सेकेंड ये ले रहा है, तो पूरी उसको ओपन होने में सोचो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस देख सकते हो। एंड इसके ऊपर जो आपको काम करना है वो सिंपली किसके ऊपर करना है, आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो है होस्टिंग सबसे अच्छी जगह से लो, क्योंकि होस्टिंग स्पीड टेस्ट के अंदर मैटर करती है बहुत ज़्यादा। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये करनी है कि जो भी इमेजेस हैं लिमिटेशंस के साथ डालो, अगर डाल भी रहे हो तो उनको एटलीस्ट थोड़ा सा कंप्रेस करके डालो। ठीक है, तो तभी आपकी स्पीड टेस्ट जो है वो हो सकता है। अब जैसे सपोज़ करो मैं इसी का ही ओपन करता हूँ, अगर मैं बात करूँ, अब ये चीज़ ना हम पूरी तरीके से वो नहीं कर सकते। अब सपोज़ करो कि किसी के वेबसाइट, किसी के ब्राउज़र में बहुत सारे कैशेस फाइल हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार वेबसाइट की ही गलती हो। कई बार क्या होता है कि क्योंकि हम पूरे दिन भर कुछ ना कुछ गूगल पे ब्राउज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो आप सपोज़ करो कि हमारी वेबसाइट पे कुछ वो है, मतलब कि मेरे सिस्टम के अंदर बहुत सारे बग्स हैं, या फिर बहुत सारे वो आ चुके हैं, कैशे फाइल आ रखी हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आप कोई सी भी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर खोलोगे ना, वो सब स्लो चलेगा। तो इसलिए हमें अपनी कैशे वगैरह भी डिलीट करके रखने चाहिए अपने ब्राउज़र के, उनसे भी स्पीड जो है थोड़ी सी स्लो हो जाती है। पर ठीक है, वो यूज़र की तरफ से दिक्कत है। यूज़र की तरफ से दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें अपनी तरफ से जो है वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, And depend on internet speed. हाँ इंटरनेट स्पीड तो ऑब्वियसली बात है कि ज़रूरी है ही है, बट वो सब हमारा वो नहीं है ना, हम अपने अकॉर्डिंगली देखेंगे चीज़ों को। मतलब कि अगर मेरी वेबसाइट है तो मैं ये नहीं देखूँगा कि किसी के ब्राउज़र पे कैसे पड़े हुए हैं, किसी का इंटरनेट स्पीड कम है। मुझे तो अपना वो परफॉर्मेंस सेट करके रखना है, ताकि जब मैं टूल्स के थ्रू चेक करूँ तो वहाँ पे एटलीस्ट मेरा A ग्रेड आए। राइट, या फिर अगर मैं अपने अलग अलग ब्राउज़र पे वेबसाइट ओपन करके देखूँगा, टाइम कैलकुलेट करूँगा कि कितना टाइम मेरे को ओपन होने में लग रहा है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कर दी। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारा रहता है वो है एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम के ऊपर बात करेंगे। तो एल्गोरिदम्स जो हैं वो हम कल देखेंगे। तो
जैसे मैंने आपको बताया था गूगल को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। तो यहाँ पे गूगल हाँ। के अपने क्राइटेरियाज होते हैं, यानी गूगल टाइम टू टाइम कुछ एल्गोरिदम्स लॉन्च करता है, ठीक है। तो उन एल्गोरिदम्स को 2012 से लेके अब तक उसने काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स लॉन्च कर दिए। ये एल्गोरिदम्स ही होते हैं एक्चुअली में जो ना पकड़ते हैं चीज़ों को कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे इसके अंदर आते फॉर एग्जांपल होता था पेंगुइन अपडेट, तो पेंगुइन अपडेट उसने निकाला था ताकि वो वेबसाइट की कंटेंट डुप्लीकेसी को पकड़ सके। तो अब आप सोचते होंगे कि भाई उससे कैसे पता चलेगा कि मेरा कंटेंट डुप्लीकेट है। तो वो पेंगुइन अपडेट जो है ना वो भी इस तरीके का पेंगुइन बॉट है, बॉट का नाम है ना। तो वो बॉट आपकी वेबसाइट पर आएगा, वो पकड़ लेगा कि आपकी वेबसाइट पर कंटेंट डुप्लीकेट है। तो इसी तरीके से ये जो जितनी भी अपडेट्स निकालते हैं, ये अपडेट्स बनाए इसीलिए होती हैं, ठीक है, गड़बड़ों को पकड़ने के लिए कि भाई बंदा कुछ गड़बड़ वगैरह तो नहीं कर रहा है। तो हमें लगता है ना कि गूगल को कैसे पता चलेगा कि हम कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपडेट्स के थ्रू उसको पता चल जाता है। गूगल आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, वो सारी चीज़ें पकड़ लेता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। ठीक है। तो कल एक पेन पेपर लेके बैठना, कल थोड़ा सा लिखने वाला काम ज़्यादा होगा। तो कल हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम पढ़ने के बाद फिर हम लोग ऑफ पेज का थोड़ा बहुत यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ेंगे कल। ऑफ पेज क्या होता है वैसे, तो फिर उसके बाद परसों से ऑफ पेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कल किसी भी एक्टिविटी में अगर कोई डाउट है तो एल्गोरिथम के बाद हम लोग पहले डाउट क्लियर करेंगे। जो भी आप लोगों के डाउट्स वगैरह कुछ भी हैं तो वो कलेक्ट करके लेके आना। ओके।